वीडियो में मैं आपको रचनात्मक लेखन, जिसमें आपके आते हैं अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन, सूचना और लघु कथा, उसके विषय में समझाऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको 2 सैंपल पेपर भी सॉल्व करके दिखाऊंगी और इसके अतिरिक्त संचयन और स्पर्श से जो आपके पाठ इस सत्र में आने वाले हैं उसका एक प्रश्न भी मैं आपको इसमें से बताऊंगी। वो एक प्रश्न मैं आपको इसलिए बताऊंगी ताकि आपको पाठ की रिकॉर्डिंग हो जाए। तो मैं शुरू करती हूँ इस वीडियो को सबसे पहले जो हमारे पाठ हैं उनके एक एक प्रश्न से। सबसे पहले मैं पाठ लेती हूँ कारतूस। इससे पहले जो मैंने आपको एक शॉर्ट रिवीजन दिया था उसमें मैंने कई प्रश्न आपको दिए थे और इस वीडियो में मैं केवल आपको एक एक प्रश्न भी समझाऊंगी। कारतूस के लिए एक प्रश्न है कि कारतूस एकांकी का प्रतिपाद लिखिए। प्रतिपाद कराता है उद्देश्य क्या है इसका, इसके लिखने का लक्ष्य क्या है, या इस पाठ को क्यों लिखा गया। तो ये कहानी कारतूस एक संदेश देने वाली कहानी है जिसमें स्वतंत्रता सेनानी के चरित्र को सामने लाना उनका उद्देश्य था, जिसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी, जिसने अपने अनूठे साहस और निडरता के बल पर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसके कारण उनसे कर्नल कॉलिंज भी डरने लगा और उसका सम्मान करने लगा। ये पाठ हमें वैसा ही देशभक्त बनने की प्रेरणा देता है। वजीर अली ने अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। ये आपका ये पाठ इसी तरह से प्रस्तुत किया गया है। दूसरा आपका पाठ है झेन की देन, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न लगता है वो है जापानी लोगों में बीमारियां अधिक क्यों बढ़ रही हैं, टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी का अर्थ होता है इसके विषय में समझाइए। जापान में मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। लगभग 80% लोग मानसिक रोगी हैं, जिसका कारण उनकी जल्दबाजी है। जीवन में उनके व्यस्तता है और उसके साथ ही वो लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके लिए वो 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा करना चाहते हैं। सहज ढंग से चलने की बजाय दौड़ते हैं, बोलने की बजाय बकते हैं। दिमागी रफ्तार बढ़ जाने के कारण दिनों दिन उनका तनाव यानी कि टेंशन बढ़ता जा रहा है, जो मानसिक रोगों को जन्म देता है। जल्दबाजी के कारण उनकी जो सहजता है यानी जो नॉर्मल लाइफ है वो खो गई है। वो ना सहज होकर बोलते हैं, ना चलते हैं, ना किसी समय अपने जीवन बिताते हैं, जिसके कारण मानसिक रोग उन पर हावी होते जा रहे हैं। हरिहर काका जो आपकी संचयन है उसके लिए, हरिहर काका गूंगेपन का शिकार क्यों हो गए, यानी कि जब उन पर इतना टॉर्चर किया गया था परिवार की तरफ से भी और ठाकुर बाड़ी की तरफ से भी, तब उन्होंने बिल्कुल चुप साध ली थी, चुप लगा ली थी और वो लेखक के आने के बाद उससे भी कुछ बात नहीं करते थे। तो लेखक आपके कहते हैं व्यक्ति के जीवन में अपने परिवार का बहुत महत्व होता है। व्यक्ति के जीवन को बनाने में, संवारने में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है और परिवार ही उसका पहचान होती है। व्यक्ति को अपने भरण पोषण के साथ साथ आत्मसम्मान के लिए भी परिवार की आवश्यकता होती है। परिवार के बिना उसकी स्थिति उस टूटे हुए पत्ते के समान हो जाती है जो तेज हवा के कारण इधर उधर डोलता रहता है। कहने को हरिहर का बड़ा परिवार था, उनके भाई थे, उनके भतीजे थे, उस घर में महिलाएं और बहुएं भी थी, लेकिन कोई भी उनको अपनेपन से नहीं रखता था। किसी के मन में उनके लिए अपनापन नहीं था। उनकी समस्याओं के बारे में कोई भी सीरियस नहीं था। बीमार होने पर उनको बहुत परेशानी होती थी। जमीन के लालच में बस उनकी देखभाल कोई भी करता था। भाइयों को डर था हरिहर कहीं अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम ना कर दें, इसीलिए भाइयों का व्यवहार उनके प्रति बाद में अमानवीय हो गया। छोटे भाइयों का ऐसा व्यवहार देखकर वो हैरान रह गए, लेकिन महंत द्वारा जो व्यवहार उनके साथ किया गया वो भी उनको अंदर तक झकझोर गया। किसी से कुछ कहने का लाभ नहीं था, इसलिए उन्होंने चुप लगा ली, यानी कि उन्होंने किसी से भी बातचीत करना, किसी से अपने समस्या को कहना या किसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना ही बंद कर दिया था। इसी को लेखक ने कहा है कि हरिहर काका गूंगेपन का शिकार हो गए। दूसरा पाठ आपका है सपनों के से दिन। देखिए, नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास हो जाता था। नई श्रेणी यानी नई कक्षा, नया क्लास। नई कॉपियां और पुरानी किताबें जो सत्र प्रारंभ होता था उसमें लेखक को दी जाती थी और उनको पाने का अर्थ ही उसके लिए था नई कक्षा में प्रवेश पाना, यानी यदि उसे वो पुरानी किताबें ना मिलती तो शायद वो अगली कक्षा की पढ़ाई भी ना कर पाता। यदि किसी विद्यार्थी के लिए सुखद और प्रेरक अवसर होता है नई किताबों को पाना और नई कक्षा में जाना, लेकिन लेखक के लिए ऐसा नहीं था। इसके 2 कारण थे। एक तो पिछली कक्षाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों का डर उसके बालमन पर बैठा हुआ था और दूसरा आगे की पढ़ाई जो है वो पहले की अपेक्षा कठिन हो जाएगी, ये सोचकर उसका मन उदास हो जाता था। और तीसरे उसे हमेशा पुरानी किताबें ही पढ़ने के लिए मिलती थी, इसलिए वही वो उदास रहता था।
टोपी शुक्ला जो आपका पाठ है उसके लिए टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, उसके क्या कारण थे। टोपी बुद्धिमान बालक था। फेल होने के मुख्य कारण थे कि उसे पढ़ाई का समय नहीं मिलता था, कोई भी उसे पढ़ने नहीं देता था। जब भी उसे पढ़ना होता था, मुन्नी बाबू उसके बड़े भाई और भैरव उसका छोटा भाई उसे तंग करते थे। मुन्नी बाबू कोई काम बताते थे और भैरव उसे परेशान करने लगता था। हालत तो ये थी कि उसकी माँ राम दुलारी भी उसे बाहर सामान लेने भेज देती थी, उसके पढ़ने के टाइम को वेस्ट करवा देती थी। एक साल उसको टाइफाइड हो गया, इसलिए वो ठीक से नहीं पढ़ सका। तीसरी बार भी वो इसलिए पास हो पाया कि घर में शांति हो गई थी। पिता चुनाव में खड़े थे और चुनाव हार गए थे, जिसके कारण घर में एकदम शांति हो गई और वो पढ़ाई कर सका। यदि पिता चुनाव में खड़े थे और ऐसा ही शोर शराबा रहता तो शायद वो इस साल भी पास ना हो पाता। तो ये आपके हो गए वो 5 पाठ जो आपकी पाठ्य पुस्तक से हैं और आप आ रहे हैं। बाकी 3 कविताएं हैं, मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस और कर चले हम फिथा। उसके प्रश्न उत्तर भी आपके आएंगे, उन्हें भी आप ध्यान से पढ़िएगा। पिछले वीडियो में उसके भी रिवीजन मैंने आपको दिया है। आइए अब रचनात्मक कार्य की बात करते हैं। जो रचनात्मक लेखन आपका आएगा उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी ये मैंने आपको बताया था। अब एक एक चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि अच्छा लेखन के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जो लेखन है आपको ध्यान ये रखना है कि वाक्य छोटे होने चाहिए, कठिन वाक्यों की तुलना में सरल वाक्य बनाने चाहिए, जो आम बोलचाल की भाषा है उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और बेकार के कठिन शब्दों से, वो शब्द जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं उनसे बचना चाहिए। शब्दों का वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं हमें पढ़नी चाहिए। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के वाक्य और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग भी हमें करना चाहिए। मुहावरे और लोकोक्तियाँ हमारे लेखन को प्रभावशाली बनाते हैं। जो भी हम लिखते हैं उसको हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए और जब हमें लगे कहीं बेकार की चीज़ें हैं तो उनको हटा देना चाहिए। अपनी अशुद्धियों को शुद्ध कर लेना चाहिए। लिखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लिखने का कोई उद्देश्य है, जिसके लिए हमें विचारों, तथ्यों को व्यक्त करना है, ना कि दूसरों को प्रभावित करना है। एक अच्छा लेखक पूरी दुनिया से लेकर आसपास की घटनाओं को और समाज को गहरी पकड़ में रखता है, यानी हर चीज़ के बारे में गहराई से अध्ययन करता है। हर चीज़ को वो इस तरह से देखता है जिसमें से उसे अपने काम का मैटर मिल जाता है। अच्छे लेखक को तथ्य जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य भी होना चाहिए, यानी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे लेखन का उद्देश्य पाठकों को जागरूक और शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना भी होता है, यानी रचना या हमारा जो लेखन है वो उबाऊ नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया एक अच्छा लेखन किस प्रकार से हम करें। तो आपके जो सिलेबस में है वो है अनुच्छेद लेखन। तो मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि अनुच्छेद लेखन आपको कैसे करना है और किस तरह से एक अच्छा अनुच्छेद आप लिख सकते हैं। देखिए, किसी एक विषय अथवा भाव पर लिखे गए वाक्यों के समूह अनुच्छेद कहलाते हैं। इसमें एक भाव को संक्षिप्त रूप से स्पष्ट किया जाता है। अनुच्छेद 15-20 वाक्यों में लिखा जाता है। अनुच्छेद का विषय कुछ भी हो सकता है। अनुच्छेद जो है छोटा होता है लेकिन उद्देश्य से भरा होता है। इसमें भावों की अभिव्यक्ति अंत तक रहती है। अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, प्रश्न पत्र में जो संकेत बिंदु आए हैं उन पर विचार करना है और उनके आधार पर क्रम से ही आपको अनुच्छेद लिखना है। प्रत्येक बिंदु को सीमित शब्दों में प्रभावशाली ढंग से आप लिखेंगे। अनुच्छेद में किसी भूमिका या निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं होती। मुख्य विचार पर अपना ध्यान केंद्रित रखना होता है। सरल और सुंदर और आसान भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन भाषा प्रभाव उत्पन्न करने वाली हो। विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद का अर्थ वाक्यों का समूह है, अर्थात विषय से संबंधित सभी विचार एक ही अनुच्छेद में लिखे जाएंगे। प्रत्येक विचार अलग अलग अनुच्छेद में नहीं लिखा जाएगा। अनुच्छेद का मूल्यांकन 3 आधारों पर किया जाता है: विषय प्रतिपादन, अभिव्यक्ति कौशल और भाषा की शुद्धता। तो आपको इन्हीं सब बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा। अब आप एक बार फिर सुनिए कि किन किन चीज़ों को आपको अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद में बेकार के प्रसंग नहीं आने चाहिए। वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। आरंभ से अंत तक एक ही भाव चलना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। आपको पंक्चुएशन का यानी कि विराम चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है। शब्दों के लिंग, वचन, कारक का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जो संकेत बिंदु हैं उनको आपको फॉलो करना है, उनके हिसाब से ही आपको अनुच्छेद लिखना है।
आमतौर पर 100-150 शब्दों में अनुच्छेद लिखा जाता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि शब्दों के चक्कर में भाव अधूरा न रह जाए, भावों का पूरा होना भी आवश्यक है। तो इस तरह से आप एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकेंगे। दूसरा आपका प्रश्न है पत्र लेखन। पत्र आप जानते हैं किस तरह से लिखा जाता है, क्लास सेकंड से आप पत्र लिखते चले आ रहे हैं। देखिए, पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। पत्र लिखने का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। पत्र के प्रेषक के नाम, पते तथा पाने वाले के नाम पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। पत्र पाने वाले का पद और संबंध ध्यान रखना चाहिए ताकि भाषा का उसी हिसाब से प्रयोग कर सके। पत्र में कम से कम शब्दों में अधिक बात कहना चाहिए, यानी पत्र संक्षिप्त हो लेकिन यूजफुल हो। लेख बहुत सुंदर और स्पष्ट हो ताकि देखने वाला देखते ही पूरे पत्र को पढ़ ले। पत्र लिखने के बाद उसको जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। 2 तरह के पत्र हो सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ये आप जानते हैं। औपचारिक पत्र जो है वो ऑफिसेज आदि में लिखे जाते हैं, वो कहलाते हैं सरकारी और अर्ध सरकारी। और जो दूसरे वाले पत्र हमारे हैं वो कहलाते हैं अनौपचारिक, जो हम अपने संबंधियों, दोस्तों, रिश्तेदारों आदि को लिखा करते हैं। पत्र के अंग हो सकते हैं 4: पता और दिनांक, संबोधन और अभिवादन। पत्र की सामग्री या कलेवर हो सकता है। कलेवर का अर्थ है भाषा स्पष्ट हो, विस्तार अधिक ना हो। सरकारी पत्रों में यदि कटिंग कहीं हो गई तो छोटे से हस्ताक्षर करने चाहिए। पत्र में किसी बात को दोहराना नहीं चाहिए। पत्र लिखते समय शब्दों का कम और भावों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। पत्र की समाप्ति भी एक अच्छी तरह से की जानी चाहिए। देखिए, अगला आपका लेखन कार्य होगा सूचना। 2 सूचना आपकी आएंगी 2.5 नंबर की, वो आपको करनी होंगी। और सूचना औपचारिक शैली में लिखी गई एक जानकारी है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। भविष्य में होने वाली घटना की घोषणा करने अथवा पूर्व में घटित घटना की जानकारी देने अथवा लोगों को कोई विशेष जानकारी देने के लिए सूचना लिखी जाती है। इसके द्वारा कब, क्या, कहाँ, कैसे और क्यों आदि प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा संदेश देने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है। इसका उद्देश्य तभी पूरा होता है जब इसके द्वारा आवश्यक सूचना अथवा जानकारी का संवहन हो जाए। इसलिए सूचना अनौपचारिक तरीके से नहीं लिखी जा सकती, सूचना औपचारिक तरीके से ही लिखी जाती है। तो सूचना का उद्देश्य है महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना, महत्वपूर्ण आयोजनों की सूचना देना, जनमानस से पुनरावेदन कहलाता अपील करना। सूचना देने के कारण हो सकते हैं सामाजिक समस्याएं, कुछ खोया कुछ पाया, खेल मैच, यात्रा, याचना, अनुरोध, अपील, सांस्कृतिक गतिविधियां, समारोह। नाम व स्थान परिवर्तन। सूचना देने की जो स्थान है वो है कारखाने, कार्यालय, विद्यालय, आवासीय कॉलोनियां, पत्रिकाओं अथवा समाचार पत्रों के सूचना कॉलम। सूचना 2 प्रकार की हो सकती है, सुखद और दुखद। खेल, प्रतियोगिता, समारोह आदि सुखद सूचना के अंतर्गत आते हैं। शोक सभा, क्रियाक्रम आदि के विषय में लिखना दुखद सूचना के अंतर्गत आता है। सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। सूचना की भाषा स्पष्ट, सटीक और सुपाठ्य होनी चाहिए। सूचना निश्चित प्रारूप में लिखी जानी चाहिए जिससे कि सबको समझ में आ जाए। सूचना पर शीर्षक अथवा विषय, सूचना जारी करने की तारीख, व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जिसके द्वारा सूचना जारी की जा रही है। इसमें घटना का ब्यौरा, समय, तिथि, स्थान अथवा अवधि का उल्लेख होना चाहिए। सूचना से संबंधित अन्य जानकारी लेने के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता हो उसका नाम, फोन नंबर, पता आदि होना चाहिए। सूचना की भाषा संक्षिप्त किंतु स्पष्ट हो। भाषा औपचारिक अथवा अर्ध औपचारिक अथवा अनौपचारिक हो सकती है। परीक्षा में सूचना लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है। तो सूचना लेखन में आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। अगला आपका लेखन है विज्ञापन लेखन। सवाल यह है कि विज्ञापन कहाँ से आया। तो विज्ञापन शब्द अगर हम कहें कि 2 शब्दों से बना है तो बहुत अच्छा रहेगा। वी और ज्ञापन, यानी वी का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है ज्ञान कराना। तो ज्ञान कराना या सूचना देना। तो विज्ञापन अगर हम कहें तो ये अंग्रेजी के एडवर्टीजमेंट का हिंदी अनुवाद है। ये मूल रूप से लैटिन भाषा के एडवर्टर से लिया गया है। इसका अर्थ है टू टर्न टू, अर्थात किसी ओर मुड़ना। यदि हम इसका भावार्थ समझें तो ये किसी के प्रति आकर्षित होने का
या किसी को आकर्षित करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। विज्ञापन किसी भी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने की विधि है। इसके द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जो लास्ट लाइन हमारी है ये हम समझते हैं बहुत आसानी से। तो विज्ञापन के माध्यम से कोई भी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है और लोग उस चीज को खरीदने के लिए अट्रैक्ट होने लगते हैं। आज का युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन के बिना किसी भी चीज को समाज में लाना, बाजार में लाना संभव ही नहीं है। लोग उसकी गुणवत्ता के बारे में जानते हैं, उसकी अच्छाई के बारे में जानते हैं, क्योंकि बार बार विज्ञापन के माध्यम से किसी चीज की अच्छाई को बताया जाता है और लोग उस चीज को खरीद लाते हैं। तो चीजों को बेचने का, खरीदने का, पॉपुलर करने का एक माध्यम भी विज्ञापन बन गया है। विज्ञापन बनाते समय या विज्ञापन के प्रश्न को सॉल्व करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि विज्ञापन का जो मकसद है या उद्देश्य है वो अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना है। टीवी चैनल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं इन्हीं विज्ञापनों से भरे रहते हैं। विज्ञापन जो है वस्तु के विशेष गुणों की जानकारी देता है, जिससे उपभोक्ता उसकी तरफ आकर्षित होता है और अपने बजट के अनुसार कोई चीज़ खरीद लेता है। विज्ञापन बनाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी है, जैसे विज्ञापन का रंगीन चित्र बड़ा व आकर्षक हो। वस्तुओं की विशेषताओं के बारे में अवश्य लिखना चाहिए, जैसे टिकाऊ, सस्ती, बेहतर, छूट आदि। तो बंदी वाली पंक्ति का प्रयोग करें जिससे उपभोक्ता का ध्यान सहज रूप से आकर्षित हो सके। ऐसा स्लोगन बनाएं जिससे लोग आसानी से लंबे समय तक अपनी ज़बानी याद रख सकें। ट्रेडमार्क और लोगों पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। ये सब बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि जब विज्ञापन लेखन आपको करने के लिए आएगा तो आप अपना विज्ञापन बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपका इसी रचनात्मक लेखन में लघु कथा से भी आएगा, जिसमें आपको लघु कथा लिखनी होगी। तो देखिए, लघु कथा क्या है। कहानियाँ बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, पढ़नी भी और सुननी भी और देखनी भी। तो लघु कथा क्या है, पहले ये हम बात करते हैं। ये एक नई विधा है। इसके द्वारा कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से किसी बात को कहा जाता है। लघु कथा में बहुत सारे गुण हो सकते हैं, जैसे भावों को अभिव्यक्त करता है, भावों को गहराई से बताता है, उसमें गति होती है, संक्षिप्तता होती है, स्पष्ट भाषा होती है, इसका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों संतुलित होता है। लघु कथा लिखने के लिए कई आधार हो सकते हैं, जैसे संकेत बिंदु, चित्र, शीर्षक। तो लघु कथा लिखते समय बहुत सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, जैसे लघु कथा लिखने से पहले जो संकेत बिंदु दिए हैं उनकी एक रूपरेखा बना ली है। लघु कथा में शब्दों की सीमा का ध्यान रखना है। शीर्षक कथा के मुख्य अंश पर आधारित होना चाहिए। भाषा सरल और आकर्षक होनी चाहिए। लघु कथा हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है, यानी कि जो आपका पास्ट टेंस। लघु कथा का अंत उसकी शिक्षा के अनुसार होना चाहिए और कथा के अंत में स्पष्ट सीख होनी चाहिए। सीख का अर्थ है कि उससे हम क्या जानें, क्या सीखें, यानी क्या उसका उद्देश्य है। इस तरह से आपका ये हो गया लेखन कार्य। अब आपको मैं सैंपल पेपर उठाती हूँ और उसको बताती हूँ और उसको सॉल्व करती हूँ। सत्र 2 में जो आपका पेपर आएगा उसके लिए मैं एक सैंपल पेपर आपको सॉल्व करके बताती हूँ। जो आपका ये प्रश्न पत्र आएगा वो 2 भागों में डिवाइड होगा, खंड का और खंड खा। खंड का में पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक से प्रश्न होंगे। तो शब्द सीमा है वो सामने दी होगी उसकी। तो आपके प्रश्न इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता है और क्यों। उत्तर इसका है सीधा सा, टी सेरेमनी में 2 से 3 लोगों को प्रवेश दिया जाता है और क्यों, क्योंकि ज्यादा लोग जब होते हैं तो बातें फॉर्मल हो जाती हैं। अगला प्रश्न ये हो सकता है कि सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया। सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का इसलिए रह गया था, याद कीजिए आप, नहीं तो मैं बता रही हूँ, इसलिए रह गया था क्योंकि वजीर अली स्वयं आया दौड़ता हुआ और उससे अपने मारने के लिए 10 कारतूस रखे थे वो हासिल करके चला गया और जाते जाते अपना नाम भी बता गया कि वही वजीर अली है। तो कर्नल उसकी इस बात को जानने के बाद आश्चर्यचकित यानी कि हक्का बक्का सा रह गया था। कैफी आजमी ने किस काफिले के आगे बढ़ते रहने की बात कही है। देशभक्तों के काफिले की। तो इस तरह से एक प्रश्न आपका इस तरह से हो गया जो कम शब्दों में लिखने के लिए आएगा। इसमें 3 प्रश्न होंगे। दूसरा प्रश्न आपका होगा 60-70 शब्दों में उत्तर लिखिए। जैसे प्रश्न आपके हो सकते हैं, आपसी पूर्व सदैव हानिकारक होती है, इसमें आप कितना सहमत हैं, कारतूस पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। या राम और लक्ष्मण का प्रतीकार्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि घायल सैनिक उन्हें कौन सी जिम्मेदारी सौंपकर शांति से मौत की गोद में चिर विश्राम करना चाहते हैं। इस हिस्से में जो 2 प्रश्न हैं वो आपके एक प्रोज से है और एक पोइट्री से है।
तीसरा प्रश्न आपका संचयन से होगा, जिसमें 3 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको 2 करने होंगे। इन खंड का में आपको 1 प्रश्न की चॉइस आएगी, 3 में से 2 करवाए जाएंगे और 2 में से 1 कराया जाएगा, और जो संचयन है उसके भी 3 प्रश्न में से 2 का उत्तर आपको देना होगा, 1 आपके पास ऑप्शन होगा। तो अब आइए दूसरा खंड खा लेखन में। इसमें लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए, ये 6 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें जो 3 है मेरे पास, मैं उनको पढ़ती हूँ। आत्मनिर्भरता, मेट्रो रेल, अनुशासन। तो देखिए, आत्मनिर्भरता में जो हमारा बिंदु है, संकेत, वो है आत्मनिर्भरता का अर्थ स्वतंत्रता, देश में आत्मनिर्भरता, विकास में सहायक। इन्हीं बिंदुओं को लेकर आपको पूरा अपना मैटर तैयार करना होगा, इसके बाहर नहीं जाना है और इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार में भी नहीं जाना है। मेट्रो रेल, महानगरीय सुखद सपना, महानगरों की भीड़, प्रदूषण की समस्या, मेट्रो रेल योजना, मेट्रो के लाभ, आगामी योजनाएं। तो संकेत बिंदु इसमें है, उसके अंतर्गत, उसके अंदर रहते हुए ही आपको लेखन अपना करना पड़ेगा। लेखन यानी कि अनुच्छेद लेखन। प्रश्न नंबर 5 आपका है पत्र के लिए, जो 5 नंबर का रहेगा, उसमें 2 होंगे और 2 में से आपको 1 करना होगा। अगला प्रश्न आपका सूचना लेखन के लिए है, जिसमें 3 दिए होंगे और 2 आपको करने होंगे। 2.5 नंबर के 2 होंगे, टोटल इसके 5 नंबर होंगे। सूचना को बहुत ध्यान से कीजिएगा। कुछ पत्र, कुछ सूचनाएं, कुछ अनुच्छेद आपको याद भी होने चाहिए। जब कोई चीज याद होती है तो उसकी सहायता से नई विषय अच्छी तरह से लिखे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपका विज्ञापन से है। ये भी 2.5 नंबर के 2 विज्ञापन बनाने के लिए आपको आएंगे, 3 में से 2 करने होंगे। विज्ञापन बहुत ध्यान से बनाइएगा। जब भी आप इसमें कोई स्लोगन लिखते हैं तो वो स्लोगन अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए, इसलिए वो बहुत बड़ा ना बने, लंबी चीजें उबाऊ हो जाती हैं। प्रश्न नंबर लास्ट आपका है इसमें लघु कथा लेखन, 5 नंबर का। जैसे इसमें 2 मेरे पास हैं, एकता में बल और लालच का फल। अभी तक आप लोगों ने कभी ना कभी छोटे क्लासेस में कुछ कुछ कहानियां पढ़ी होंगी, उन्हीं कहानियों को आप सोच समझ के इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। एकता में बल और लालच का फल, इसमें संकेत बिंदु नहीं है। संकेत बिंदु हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो आप ये सोच के चलिए कि संकेत बिंदु नहीं होंगे। आपको बिना संकेत बिंदु के सोच समझ के कहानी बनानी होगी। कहानी कैसे बनाएंगे ये मैंने अभी आपको बताया था। एक सैंपल पेपर के प्रश्न मैं आपको और पढ़ के बताती हूँ। 2 खंड हैं इसके भी, खंड का और खंड खा। जो पहला वाला खंड है वो आपकी पाठ्य पुस्तकों से है और दूसरा खंड है वो आपका रचनात्मक लेखन से है। जो आपका खंड का पहला प्रश्न है उसमें भी 3 है और 3 में से आपको 2 करने हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका, उसमें 2 है और 2 में से आपको 1 करना है। एक प्रश्न मैं आपको पढ़ती हूँ, वो प्रश्न थोड़ा सा पढ़ने में अलग है लेकिन उत्तर आपको आता है। मृगाक्षी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन है। श्रेष्ठ संचालन व बहुमुखी प्रतिभा की धनी होने के साथ ही बुद्धिमानी से तथ्यों को सुलझाने और सभी कार्यों को व्यवस्थित करने में उसका कोई सानी नहीं। सानी का अर्थ है उसका कोई मुकाबला नहीं। वह रात दिन काम में जुटी रहती है, कंपनी के स्तर को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। कुछ दिनों से उसके सिर में दर्द रहने लगा है तथा नींद भी ठीक से नहीं आती। जरा जरा सी बात में चिड़चिड़ापन होता है तथा अक्सर उदासी उसे घेरे रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? पतझड़ में टूटी पत्तियां, पाठ में झेन की देन जो हमें सीख प्रदान करती है, क्या वह मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है? स्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार लिखिए। इस प्रश्न के 4 अंक हैं। तनाव से क्या परिणाम निकलता है, जो हमने उस पार्ट में पढ़ा था कि जापानी लोग जब अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, काम अधिक से अधिक करना चाहते हैं, तो उसका परिणाम क्या निकलता है, वहां से तुलना करते हुए इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना होगा। जो आपकी पाठ्यपुस्तक संचयन है उसके लिए भी एक प्रश्न मैं आपको पढ़ती हूँ, उस वीडियो के साथ साथ उसको सोचिएगा कि क्या उसका उत्तर होगा। कल भी उनके यहाँ गया था लेकिन ना तो कल ही कुछ कह सके ना आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा और फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वे घिरे थे और जिस मना स्थिति में जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हरिहर काका के लिए जो उनकी जमीन थी वो जंजाल बन गई थी। कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त कीजिए। एक पाठ्यपुस्तक का प्रश्न था, हरिहर काका गूंगेपन का शिकार क्यों हो गए थे। आप गौर कीजिए कि ये वाला प्रश्न भी कुछ उससे मिलता जुलता सा ही है या उस प्रश्न का उत्तर ही इसमें है। तो इस तरह से वही इसमें लिखा जाएगा जो उसमें लिखा था कि हरिहर काका गूंगेपन का शिकार क्यों हो गए थे।
अब लेखन कार्य में जो आपके प्रश्न है उसको देखते हैं। मेरे सपनों का भारत कैसा है, क्या अपेक्षा है और आपका कर्तव्य क्या होगा। एक विषय इसमें है क्यों आवश्यक है सहनशीलता। उसमें जो उसके बिंदु दिए वो है सहनशीलता का अर्थ, इसकी आवश्यकता, नैतिक मूल्य व सुखद जीवन। एक है आभासी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया। अधिगम का अर्थ होता है सीखना या लर्निंग। सीखना और लर्निंग उसे अधिगम भी कहा जाता है। आरंभ कब और कैसे, लाभ हानि सावधानियां, स्थिति से सामंजस्य। ये टॉपिक आपके दूसरे टॉपिक्स के मुकाबले थोड़ा सा टफ है। हमेशा वो काम किया कीजिए, वो क्वेश्चन किया कीजिए जो आपको अच्छा आता हो। कठिन है या इजी है इस पर विचार मत किया कीजिए। कठिन हो और आपको कम अच्छा आता हो तो उस प्रश्न को सॉल्व कीजिए जो आपको अच्छा आता है, चाहे इजी भी हो। प्रश्न आपने कठिन किया है या आसान किया है, इससे आपके नंबरों का कोई लेना देना नहीं है। आप सही करते हैं उसी के नंबर आपके पास आते हैं। इस तरह से ये 2 सैंपल पेपर हो गए जिसके जो उनके कठिन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पढ़ के बताए। इस वीडियो में ये पेपर मैं आपको दे रही हूँ, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 2-4 बातें और मैं आपको बताती हूँ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। पेपर को क्रम से किया कीजिए, जितने प्रश्न पूछे जाएं बस उतनों का ही उत्तर दें। इसके लिए सबसे पहले पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। पेपर पढ़ने का समय हमें अलग से दिया जाता है, हमें से मेरा मतलब है स्टूडेंट्स को दिया जाता है। आप कितना भी अच्छा करें लेकिन शुरू के ही प्रश्न चेक किए जाते हैं। अगर आपने 2 पूछे गए हैं और 3 कर दिए तो थर्ड वाला आप जितना भी अच्छा करें फर्स्ट 2 चेक हो जाएंगे और थर्ड वाला चेक नहीं किया जाएगा। तो कोशिश कीजिए जो आपको आते हो वही उन्हीं प्रश्नों के उत्तर नंबर 1 और नंबर 2 पे करें। पेंसिल से कोई काम ना करें क्योंकि पेंसिल का मतलब यहाँ पर रफ वर्क माना जाता है। विज्ञापन को बहुत ही सुंदर बनाएं और कम शब्दों में बनाएं और शब्दों की वर्तनी का बहुत ध्यान रखें। वर्तनी से मेरा मतलब है कि कोई भी शब्द अशुद्ध ना लिखें, क्योंकि जब बहुत अधिक लिखते हैं तब अशुद्ध तो आपकी गलतियां नजरअंदाज हो जाती हैं। लेकिन जब आप कुछ शब्दों में स्लोगन बनाते हैं, 4-6 शब्द एक जगह इकट्ठा लिखते हैं, तब कोई गलती होती है तो अंडरलाइन कर दी जाती है। अनुच्छेद में जो भी विचार बिंदु दिए गए हों उनको जरूर फॉलो करें, उनके पालन करने से आपका मैटर अच्छा लिखा जाता है। पेपर में संकेत बिंदु कहीं भी दिए ही इसलिए जाते हैं कि बच्चे उसको समझें और उनको सरलता हो जाए। ये वीडियो आपका रिवीजन का था जिसमें मैंने आपको जितना भी बचा हुआ रिवीजन दिया। इससे पहले मैं आपको 2-3 वीडियो रिवीजन के और दे चुकी हूँ। एक मैंने बहुत बड़ा भी रिवीजन दिया था, उसके बाद एक शॉर्ट रिवीजन आपको दिया और ये 3rd वीडियो रिवीजन का है जिसमें लेखन कार्य भी मैंने जोड़ दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी और बहुत अच्छी तैयारी के साथ बहुत अच्छे नंबर भी आपके आएंगे। आपके जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको आप चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए ताकि वो भी इससे रिवीजन कर सकें। सभी चीज़ों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसको याद कर सकते हैं। मेरी बहुत बड़ी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।